Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दलाई लामा अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले हैं कुछ दिनों में। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, जो कि पूरी दुनिया के अंदर तिब्बत का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि दलाई लामा संस्था जो है, मतलब कि एक दलाई लामा, इनके बाद अगले दलाई लामा का चयन ये भविष्य में जारी रहेगा। ये सवालों में क्यों आया था, इसके पीछे भी खुद दलाई लामा थे। उन्होंने कुछ वर्षों पहले ये कहा था कि हमें इस पर सोचना होगा कि क्या अब हम इस संस्था को जारी रखें या इसको बंद कर दें। भाई दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है, जो पद है, ये किसी के पास रहे या न रहे। ये जो मौजूदा दलाई लामा है, चीन ने जब तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसके बाद वहां से निर्वासित होकर, वहां से बच करके ये भारत आए थे। और हमारी सबकी याददाश्त में यूं कह लीजिए, या तिब्बत के ऊपर जब से कब्जा हुआ है तब से यही दलाई लामा है। 90 वर्ष के ये होने जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि इनके बाद दलाई लामा कौन होगा। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और साफ की है। इन्होंने ये भी साफ कहा है कि इनके देहांत के बाद इनके उत्तराधिकारी का सिलेक्शन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के मुताबिक होगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब ये संस्था, ये जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का, ये चलता रहेगा, आगे हम इसका चयन करेंगे। चाइना क्या करता है, चाइना अपने यहां वो कोशिश करता है कि जो असली अथॉरिटी जो है जिनके पास दलाई लामा, वो अथॉरिटी इनसे इसको कमजोर किया जाए। पीछे पंचेन लामा का चयन किया जाना था, तो वो काम भी दलाई लामा को करना था, या उनके साथ जुड़े हुए जो और बौद्धजन है उनको करना था। लेकिन चीन ने वहां अपने यहां वो काम कर दिया। इन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और उसमें उन्होंने साफ कहा कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मादेन फोदरंग ट्रस्ट, इन्होंने ही बनाया हुआ है। वो केवल यही ट्रस्ट जो है वो दलाई लामा के अगले अवतार पर फैसला करेगा। जी हाँ, दलाई लामा का चयन जो होता है अवतार के हिसाब से किया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति, संगठन या कोई सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। और दलाई लामा के इस ऐलान के बाद चीन भड़क गया और चीन की तरफ से एक नई चेतावनी अभी जारी की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि नया दलाई लामा का चयन जो है वो चीन में किया जाएगा, चीन में स्थापित परंपराओं के हिसाब से किया जाएगा। तो वो अब जब ये नौबत आएगी तो आप देखेंगे कि दुनिया में दो दलाई लामा के चेहरे जो हैं आपको दिखाए जाएंगे। अब इस चयन होता कैसे है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग परंपरा है। तिब्बत की जो बौद्ध परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि एक दलाई लामा, जैसे अभी जो दलाई लामा है, ये सुनिश्चित करते हैं कि मुझे अब अगले जन्म में किस शरीर में अवतार लेना है, पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म कहां होगा, किस शरीर में होगा, ये दलाई लामा तय करते हैं, ऐसा मानते हैं वो। और इसीलिए 2 साल की उम्र से, जैसे अब इनका मान लें जब भी देहांत होता है किसी दलाई लामा का, उसके 9 महीने के बाद ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पूर्व दलाई लामा की चीजें दिखाना शुरू करते हैं। और जो बच्चा उन चीजों को पहचान लेता है या पुराने दलाई लामा से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु को पहचानना शुरू कर देता है, ये एक तरीका, और भी कई तरीके हैं, तो उससे वो पहचानते हैं कि दलाई लामा ने इस बच्चे के शरीर में जन्म लिया है। और 2 साल की उम्र तक उनका मानना है कि एक बच्चे का चयन कर लिया जाता है और फिर उसको ग्रूम किया जाता है और फिर बाद में और पुख्ता भी की जाती है, इस बात को तस्दीक की जाती है कि ये सही दलाई लामा है या नहीं है। चीन ने कहा कि ये तरीका नहीं हम मानेंगे, एक पूर्व स्थापित परंपरा है। उन्होंने कहा एक सोने का कलश, उसके अंदर पर्ची डाली जाएगी और उसमें से पर्ची निकाली जाएगी, तो इसको गोल्डन अर्न बोला जाता है। हम उससे चयन करेंगे कि दलाई लामा कौन होगा। अब ये दलाई लामा चले साहब, तो भविष्य की बात है। सवाल यह है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जो भी दलाई लामा हो वो स्वतंत्र परंपरा से उनका चयन किया जाए। एक बात और दलाई लामा कह गए, उन्होंने कह दी है, ये भी कह दिया है कि मेरा जन्म जो है किसी स्वतंत्र देश में होगा, मतलब चीन में मेरा जन्म नहीं होगा, मेरा जन्म किसी आजाद मुल्क के अंदर होगा, ये भी उन्होंने कह दिया। अब ये तो बड़ी गूढ़ बातें हैं कि कैसे चयन होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप तिब्बत की पॉलिटिक्स को इससे आगे कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो ये कि 1959 से दलाई लामा निर्वासित जीवन जी रहे हैं, लेकिन दुनिया उन्हें ही तिब्बती परंपरा, तिब्बती धर्म, तिब्बती संस्कृति और समाज का संरक्षक मानती है। चीन ने बाकायदा तिब्बत में दलाई लामा के, जिसको कहते हैं ना कि उसी तरह के कई लोगों को नियुक्त किया, उनको बाकायदा मठों में स्थापित किया,
धीरे धीरे जो दलाई लामा के समर्थक थे उनको उन मठों से बाहर किया, और जिसको तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहते हैं, वहां पूरी तरह से चीन का सर्विलांस स्टेशन है। एक तरह से अब तिब्बत वो नहीं है, तिब्बत पूरी तरह से चीन का एक ऐसा, आप छोटा मोटा एक वर्क स्टेशन कह सकते हैं, जहां से वो सब जगह नजर रखता है। और एक तरह से दुनिया भर में जो लामा के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं, तिब्बती परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमारी संस्कृति पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अब दलाई लामा ने जब कहा कि बाहर के किसी देश में पैदा होगा, तो इसका सीधा सा मतलब यही था, क्योंकि चीन में अगर कोई पैदा होता है और अगर हम उसको मान भी लें, क्योंकि चाइना की जिस तरह की चीजें रही हैं और जो जो कोशिशें उन्होंने की हैं, तो उसमें हम मान भी लें कि किसी को कहें कि ये हमारा वंशज है, ये हमारा उत्तराधिकारी है, पता चला कि वही चाइना उसको पिछले 20 सालों से 30 सालों से ग्रूम करके और उसी परिवार को तैयार कर रहा था कि ये अगला दलाई लामा ये हो सकता है। ये आशंका बार बार जताई जाती। मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भारत ने जो स्टैंड लिया है, भारत के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो दलाई लामा की परंपरा से लामा बन के आएगा, हम उसी को स्वीकार करने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत और चीन के बीच जो एक ये टकराव का बिंदु हमेशा रहता है, जिसको लेकर कहा जा रहा था क्या इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मूव लेगा क्या भारत, तो वो भी अब दूर हो गया। यानी भारत उसी के साथ जाएगा जिसको दलाई लामा कहेंगे। लेकिन बहुत कोई मतलब रणनीतिक तौर पर या दूसरे तौर पर मुझे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता है। देखिए, इसमें ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में अब कोई बचा नहीं है उस तरह से। एक तो हमारी बड़ी लंबी चौड़ी सीमा लगती है तिब्बत के साथ। अगर तिब्बत आजाद होता तो चीन से हमारी सीमा ना होती। नहीं, और हमारा तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो वहां आईटीबीपी है। हाँ, इंडो चाइना बॉर्डर फोर्स थोड़ी ना है, बॉर्डर पुलिस नहीं है। लेकिन भारत देखिए कैसे बैलेंस करता आया कि दलाई लामा और निर्वासित सरकार तिब्बत की भारत में रहती है, लेकिन भारत चीन के तिब्बत पर आधिपत्य को स्वीकार भी करता है, मानता भी है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा अब हो चुका है। लेकिन इसमें एक अब आगे भारत क्या लाइन लेगा ये देखना होगा। इसमें देखिए ये सूट करता है, जैसे आपने यूएस की पॉलिसी देखी है, वो स्वीकार करता है कि वन चाइना पॉलिसी, लेकिन जहाँ तक ताइवान का सवाल है तो उनके साथ उनका टीआरए भी है, ताइवान रिलेशनशिप एक्ट है, और उसको वो अलग से हथियार देते हैं और उनके पासपोर्ट्स में अपना वीसा वसा लगा के उनको आने देते हैं। तो उसी तरीके से दिस स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी को बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और यूएस का भी एक तिब्बत पॉलिसी है, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट उसको कहते हैं, वो यूएस का भी एक एक्ट है। उसके ज़रिए वो चाहते हैं कि जो तिब्बत की रिलीजियस ऑटोनॉमी है उस पर कोई वो नहीं पड़ना चाहिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके बॉर्डर स्टेट में कम से कम वहाँ की जो पॉपुलेशन है इट इज़ नॉट इंडोक्ट्रिनेटेड और उनकी लीनिंग आपकी तरफ होती है, सो इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। उसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व भी है। तो इस तरीके से हम जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हम दलाई लामा की परंपरा को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से हम उसी बात को करें जो ग्लोबली उठाई भी जाती है कि जो उनकी रिलीजियस सब हर धर्म को अधिकार है कि अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, उसकी ऑटोनॉमी हो। तो उसके ऊपर जो अटैक हो रहा है वो चाइना का खास वो है। बाकी हम कहते हैं ओके तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना,